गुमराह एपिसोड 142। हम बिस्तर पर पड़े तो बहुत जल्दी गहरी नींद में खो गए। मैं दरअसल बहुत ज्यादा थका हुआ था। उस सफर ने हमें सत्यानाश ही कर दिया था। आबी भी बहुत ज्यादा पुशमर्दा हो रहा था। वो भी बिस्तर पर गिरते ही सो गया। रात को 1 बजे के करीब मुझे गुस्ल खाने की हाजत महसूस हुई। मैंने बिस्तर से उठकर बत्ती जला दी, मगर यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि आबी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं समझा वो गुस्ल खाने में होगा, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो आबी अंदर मौजूद नहीं था। मेरा पिस्तौल भी मेरी जेब में नहीं था। इसका मतलब यह था कि आबी उसे भी साथ ले गया था, मगर वो गया कहाँ? गुस्लखाना भी खाली था और घर के किसी और कोने में आबी को आधी रात के वक्त तलाश करना किसी भी तरह मुनासिब मालूम नहीं होता था। मैंने चाहा कि मैं उसी वक्त वहां से निकलकर बाहर देखूं कि वो किससे आपे में जा फंसा है, मगर मेरे तस्वुर में कोई बात नहीं आ रही थी। डर मुझे यह था कि आबी अपने ही किसी से आपे में ना फंस जाए, मगर उसे तो रात गुजारने के लिए एक छत मैसर आ गई थी। उसे उस घड़ी बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? बत्ती जलती रही और मैं बिस्तर पर बैठा उस मामले पर गौर करता रहा, मगर मेरा जहन काम नहीं करता था। कितने ही सिगरेट मैंने इसी उधेड़बुन में फूंक डाले, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वो गया कहाँ है। एक ख्याल मेरे जहन में यह भी आता था कि वो कहीं जगत सिंह से ना जा भिड़ा हो, मगर तन्हा आदमी उस वक्त कैसे जगत सिंह से निपट सकता था, जबकि उसे मालूम था कि वो पुलिस को साथ लेकर बरनाला गया था। सिपाही अब तक उसके पास ही मौजूद होंगे। वो तादाद में 6 थे। खाली हाथ कैसे वापस आए होंगे? और अगर आबी उनसे जा भिड़ा था तो उससे ज्यादा अहमक और कोई नहीं हो सकता था। मगर यह ख्याल मेरे जहन में कुछ ज्यादा आसूदा न हो सका। मुझे यकीन था कि आबी जगत सिंह की तरफ नहीं गया है। उसका हिज़्यान उस हालत को भी नहीं पहुंचा था कि वो बुरे भले की तमीज के बगैर ही बाहर निकल जाए। मैं एक बार फिर बिस्तर से उठा और बत्ती बुझाकर कमरे का दरवाजा देखने लगा। वो भिड़ा हुआ था, ना अंदर की कुंडी बंद थी और ना बाहर की। दूसरी जानिब बरामदा था। मैं उसमें जा ठहरा। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ मौत जैसा सुकूत तारी था। मैं बरामदे से निकला और गेट तक जा पहुंचा। वो भी किसी ने जल्दी में बंद किया था। कुंडी उसकी भी नहीं लगी थी। इसका मतलब यह था कि आबी को किसी और ने नहीं, खुद उसने ही बाहर सड़क पर डाल दिया था। वो शायद खुदकुशी करने बाहर निकला था, और तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती थी। जगत सिंह को वो मजा चखाना चाहता था, मगर यह सरासर उसका पागलपन था। मुझे एतबार ही नहीं आता था कि वो उसके पीछे गया होगा। आबी इतना अहमक नहीं था। गेट को उसी हालत में छोड़कर मैं फिर बरामदे में जा ठहरा। आबी ने मेरा उस घर में रात गुजारना मुश्किल कर दिया था। उधम सिंह ने बड़ी मुरव्वत दिखाई कि हमें उसने रात गुजारने के लिए बिस्तर फराहम कर दिया। ये उसकी शराफत थी जिसने उसे इस कदर मेहरबान बना दिया, वरना प्रीतम सिंह को घर पहुंचा देने का ये इनाम तो नहीं था। बहुत होता तो वो हमारा शुक्रिया अदा कर देता और बस, मगर वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ाया था। पर अब मुझे ऐसा महसूस होता था कि उसकी मेहरबानी कोई और गुल खिलाने को थी। आबी पता नहीं जब वापस आए तो क्या करे और मुझे उसकी कितनी कीमत अदा करनी पड़े। बरामदे से हटकर मैं एक बार फिर बिस्तर पर जा बैठा। मेरी नींद उड़ गई थी। आबी ने मुझे शशोपंच में डाल दिया था कि उससे गुलू खलासी किसी सूरत मुमकिन नजर नहीं आती थी। हम परदेश में थे, ऐसी जगह पर थे जहाँ की मिट्टी का एक एक जर्रा हमारे खिलाफ था। आबी ने मुझे पागल करके रख दिया था। मैं परेशान होकर बिस्तर पर लेट गया, मगर अभी मुझे लेटे 5 मिनट ही गुजरे थे कि पहलू के कमरे से मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यूं लगता था जैसे किसी ने ग्लास मेज पे दे मारा हो। मैं एकदम उठा और उस कमरे के दरवाजे तक जा पहुंचा जो हमारी तरफ खुलता था, मगर वो दूसरी तरफ से बंद था। गिलास के साथ अब शायद जग भी हरकत में आ गया था। कोई आदमी भारी भारी सांस सीने में उतार रहा था। फिर मुझे कुर्सी घिसटने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही अलमारी का पट किसी ने बड़े जोर से खोल दिया। कोई आदमी मुंह ही मुंह में किसी को जबरदस्त किस्म की गाली दे रहा था। मैंने जानबूझकर वो दरवाजा खटखटा दिया। दस्तक की आवाज सुनकर वो आदमी तेजी से उठा और कुंडी खोलकर उसने दोनों पट वा कर दिए। मेरे सामने प्रीतम सिंह खड़ा था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं। वो कुर्ता पजामा पहने मेरे सामने यूं खड़ा था जैसे वो उसी वक्त मेरा मुंह नोच लेगा। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ प्रीतम सिंह। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? होश में आते फिर तुमने वही काम शुरू कर दिया। शराब से भरा ग्लास मेज पर धरा था और बोतल भी उसके करीब ही रखी थी। तुम कौन होते पूछने वाले? ये मेरा घर है, मैं जो जी चाहे करूं। तुम्हें यहाँ किसने ठहराया है? उधम सिंह ने, तुम्हारे पिता ने। मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आता है प्रीतम सिंह। ये किस्सा छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? तुम कौन होते हो ये कहने वाले? वो जलील मेरे साथ फ्रॉड खेलती रही। अब मैं शराब भी ना पीऊं, ये कहाँ लिखा है? ये कहकर वो मेज पर जा बैठा और ग्लास हाथ में लेकर बोला, तुमने देखा उसे? नहीं देखा। प्रताप कौर को तुमने नहीं देखा, वरना ये बात ना कहते। इतनी सोनी कुड़ी है कि उसके नाम पर मैं 100 ग्लास पी सकता हूँ। लो, तुम भी पियो। ये प्रताप कौर है कौन? है एक। तुमने उसे नहीं देखा तो फिर तुमने कुछ भी नहीं देखा श्रीमान जी। मगर अब उसकी शादी हो रही है दरबारा सिंह से। वो खोतीदा पुत्र दरबारा सिंह
लोन तेल की हट्टी चलाता है। बनिया साला, मैं उसे गोली मार दूंगा। चूड़े दा पुत्र है वो। प्रताप कौर अब उसकी बीवी बन जाएगी। आओ पियो मेरे साथ, प्रताप कौर के नाम पर एक गिलास। उसने मेरा हाथ खींचकर मुझे कुर्सी पर बिठा लिया। लो पियो। मैं मुसलमान हूँ प्रीतम सिंह, मुझे तो तू माफ़ी रख, पर यह बता किसी स्त्री के लिए कोई यूं भी अपनी जान खुलाता है? प्रताप कौर ना सही तो कोई और सही। ना, ये रखना ना दे मुझे। प्रताप कौर जैसी तो इस शहर में एक भी नहीं। तूने देखा नहीं उसे, बस यही तेरी बदनसीबी है। ठहर जा, मैं तुझे उसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा और वहां से एक डायरी में से निकालकर उसने 2 फोटो मेरी तरफ बढ़ाए। ये देख और बता कि इस जैसी कोई सारे भारत में मिल सकेगी, और अब वो कुत्ते दा पुत्र दरबारा सिंह इसका पति बन जाएगा। तस्वीर देखकर मैं हैरान रह गया। दोनों ही तस्वीरें काबिल एतराज़ थीं। प्रताप कौर ने तस्वीरें खुदा जाने किस हाल में उतरवाई थी। मेरा ख्याल है वो उसकी असल तस्वीरें नहीं थीं। मैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, मगर मेरा ख्याल है कि उसका चेहरा किसी और बदन पर लगा दिया गया था। चेहरा यह एहसास दिलाता था कि किसी बहुत ही पाकबाज औरत का चेहरा है जो अभी घोंसले से नहीं निकली थी। तस्वीरें मैंने उसे वापस दे दी। इनको संभाल कर रखो, मगर ये तुम्हारी प्रताप कौर की तस्वीरें नहीं है। वो ऐसी बदमाश नहीं हो सकती कि कैमरे के सामने इस हालत में आ जाए। वो ऐसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो हो गई है। ये तस्वीरें मुझे दरबारा सिंह ने भेजी थी। वो मुझे जलाना चाहता है और मैं जल रहा हूँ, मगर एक गोली तो मैं उसको ज़रूर मारूंगा, खा मुझे फांसी ही क्यों ना लग जाए। देख, तू अपने आपे में नहीं है। ये शराब छोड़ दे और होश में आने का इंतज़ार कर, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि ये बदन किसका है और चेहरा किसका। तू क्यों अपनी जवानी ख़राब कर रहा है प्रीतम सिंह? कहाँ रहती है वो इधर कचहरी रोड पे रहती है। बस ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम कल उसे अगवा कर लेंगे और पाकिस्तान ले चलेंगे, फिर तुम मज़े करना, मगर ये शराब तुझे छोड़नी होगी। पाकिस्तान? वहाँ कैसे जाओगे? कोई बॉर्डर पार नहीं करने देगा, और पाकिस्तान में कोई सिख नहीं रह सकता। वो मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे। वो तो ठीक है, मगर तेरे लिए यही बेहतर है। मेरे वहाँ बहुत से दोस्त हैं। तुम प्रताप के साथ वहाँ आराम से रह सकते हो। सच कहते हो तुम? हाँ, हम कल प्रताप को दिन दिहाड़े अगवा कर लेंगे। तुम मेरी मदद करोगे इस काम में? हाँ भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। बस ठीक है, कल मैं तुम्हें उसका घर दिखा दूंगा। साली को अगवा कर लो। हटाओ, मैं ये शराब नहीं पीता, अब मैं कभी नहीं पीऊँगा। मैं लानत भेजता हूँ इस पर। लो, ये उठाकर नाली में फेंक दो अभी। मैंने उसकी ये बात सुनकर सारे बर्तन अलमारी में डाल दिए। प्रीतम सिंह कुछ ज़्यादा ही मुतमईन हो गया। मगर तुम उसे अगवा करोगे कैसे? 3 भाई उसके कड़ियल जवान हैं, आदमी को देखते ही पिस्तौल निकाल लेते हैं। तुम उनकी फिक्र ना कर प्रीतम सिंह, वो सब गीदड़ हैं। प्रताप कौर तो तेरे साथ आने पर राजी होगी ना? हाँ, वो तो मेरे नाम पर जान देती है। बस यही बहुत काफ़ी है, फिर उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। पिस्तौल तो तुम्हारे पास भी ज़रूर होगा। हाँ, मेरे पिताजी का पिस्तौल है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसे में वो मुझे बहुत ही मासूम नजर आया। अपना दिल उलटकर उसने मेरे सामने डाल दिया था। उस प्रताप कौर के लिए ही उसने ढेरों शराब पीनी शुरू कर दी थी। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। प्रीतम सिंह मुझे प्रताप कौर की बातें सुना रहा था। बड़ा हिज़्नो मलाल था उसकी बातों में। वो प्रताप कौर के लिए वाकई दीवाना हो रहा था। मुझे बंगले का गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। हल्की सी चोर जैसी एहतियात से दरवाज़ा खोला गया था। मेरा ध्यान उधर ही लगा था। अच्छा, अब मैं सो रहा हूँ, सुबह मुलाकात होगी। ठीक है, अब तुम सो जाओ, पहले से ही तुम्हारा हाल बुरा हो चुका है। ये कहकर मैंने उसे उठाकर अगले कमरे में पहुंचा दिया और तेज़ी से उठकर मैं बरामदे में जा पहुंचा। गेट पर निगाह पड़ते ही मैंने आबी को पहचान लिया। वो उस वक्त अंदर आ रहा था, और वो तन्हा नहीं था। एक घोड़ी भी उसके साथ थी, जिस पर उसने किसी को बोरे की तरह लाद रखा था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा तो वो सरगोशी में बोला, उतारो इस जलील को। ये कौन है? किसे उठा रहे हो तुम? मैंने घोड़ी की पीठ को देखते हुए कहा। वो लंबी सी चादर में सर से पांव तक बंधी थी। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने घोड़े पर से उसे उतारकर कंधे पर लादा और सीधा बरामदे में से गुजरकर कमरे में जा घुसा। घोड़ी मैंने लाकर बरामदे के करीब एक लकड़ी की सलाख के साथ बांध दी। जब मैं कमरे में पहुंचा तो आबी ने बत्ती जलाकर उसको बिस्तर पर डाल दिया था। कौन है ये आबी? ये कलवंती है। मैं इसे घर से उठा लाया हूँ और जगत सिंह से कह आया हूँ कि मैं इसे पाकिस्तान ले जा रहा हूँ। वो घर पर नहीं था, एक रुक्का मैं उसके लिए छोड़ आया हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। ये तूने अच्छा नहीं किया, ये बेचारी क्या सोचेगी? तुम मजाक समझते हो इसे? हमारे पीछे उसने पुलिस लगा दी, वो खुद उनकी रहनुमाई कर रहा था। उसकी यही सज़ा है, मैं उसे नहीं बख्श सकता था। मगर इसका क्या करोगे? इस बेचारी का क्या कसूर है? ये भी उसकी तरफदारी कर दी थी, इसी ने इंदिरा गांधी का ताना दिया था ना हमें। कलवंती बिल्कुल बेहोश थी। ये घोड़ी किसकी है? ये भी उसी की है, हवेली में बंधी थी, मैं ले आया। मगर तुम इस तक पहुंचे कैसे?
दीवार फलांग कर मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैंने इसे आवाज दी, इसने दरवाजा खोल दिया। जगत सिंह घर पर नहीं था। इसको देखते ही मैंने इसका सर दीवार में दे मारा। ये बेहोश हुई तो मैं इसे उठाकर बाहर ले आया। घोड़ी मैंने थोड़ी देर पहले ही दरवाजे पर खड़ी देखी थी। तुमने अच्छा नहीं किया अभी। खामखा तुमने अपने इतने सारे दुश्मन पैदा कर लिए हैं। जगत सिंह किसी एक आदमी का नाम नहीं है। तुम अपनी ये तकरीर बंद रखो और बरामदे में जाकर लेटो। मैं जानूं और मेरा काम जाने। मैं जगत सिंह को माफ नहीं कर सकता था। ये कहकर उसने मेरे बिस्तर पर से लिहाफ उठाया और फिर चारपाई उठाकर उसने मेरा बिस्तर निहायत ही एहतियात से बरामदे में बिछा दिया। तुम इधर लेटोगे, मैं कलवंती को जगाकर उससे बात करूंगा। तुम अंदर नहीं आओगे, ये मेरा कतई फैसला है। और अगर मैं तुम्हें ऐसा ना करने दूं तो? ऐसा मत बोलो, मैंने दिल में अहद कर रखा था। खुदा के लिए इधर लेट जाओ। वो अब भी सरगोशी के लहजे में बात कर रहा था और घर वालों को कतन खबर ना थी कि वहां क्या हो रहा है। उसका लहजा बहुत ही करख्त हो गया था। मेरा जी चाहता था कि मैं उसको रोक लूं, मगर बात इतनी बढ़ जाती कि वहां से हमारी गुलू खलासी नामुमकिन हो जाती। उधम सिंह ऐसा उधम मचाता कि हमारे रोके से वो कभी ना रुक सकता, मगर इसके बावजूद मैं कलवंती को उसके हाथों यूं जलील होते नहीं देख सकता था। तुम इसके साथ करना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, तुम बेफिक्र रहो, इससे कुछ नहीं होगा। ये कहकर उसने बत्ती बुझा दी। उसकी नीयत मुझे ठीक नजर नहीं आती थी। वो कलवंती से मुखविया जैसा सुलूक करना चाहता था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सही, मगर जैसे ही उसने पट दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मैंने पलटकर उस हेवले की गर्दन पर हाथ डाला और पूरी कुव्वत से उसकी रगे एहसास मसल दी। पहली बार मैंने आबी को अपने हाथों से यूं बेबस कर दिया था। वो घूमकर दरवाजे के पास ही गिर गया तो मैंने बत्ती जला दी। मैंने उसे इसी हालत में कंधे पर डाला और तेजी से बरामदे में से निकलकर घोड़ी तक जा पहुंचा और अपने सामने उसको लिटाकर मैं घोड़ी की पीठ पर जा बैठा। हमारा वहां ठहरना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। मुझे यकीन था कि कलवंती सुबह जागेगी तो अपने घर का पता खुद बता देगी। जगत सिंह के पास वो जल्दी पहुंच सकती थी। उसे अपने साथ ले जाना मैं किसी भी तरह मुनासिब नहीं समझता था। आबी को घोड़ी पर लादकर मैं उसी वक्त गेट से बाहर निकला और सीधा शहर से बाहर की तरफ चल दिया। वीरान सड़कों पर उस वक्त भी इधर उधर फिरते सिपाही मेरे लिए 100 किस्म के खतरे पैदा कर सकते थे। आबी बहुत ज्यादा निढाल हो गया था। उसके लिए वो तजुर्बा बिल्कुल ही अनोखा था। मैंने उसे कभी उस राह से नहीं गुजारा था। वो लाश की तरह घोड़ी पर पड़ा रहा और मैं उसे लेकर सोहल की तरफ चल दिया। वो कस्बा गुरदासपुर से ज्यादा दूर नहीं था। पक्की सड़क वहां से अमृतसर तक गुजरती थी। आबी को साथ लेकर मैं शहर से कोई 2-2.5 मील आगे निकला और फिर सड़क से उतरकर मैंने आबी को घास पर लिटा दिया। उसको होश में लाना बहुत जरूरी था। उसके मुंह पर मुंह रखकर मैंने अपने फेफड़ों में वाफिर मिकदार में हवा दाखिल की। उसके गले की मालिश से खून की रवानी दुरुस्त हुई तो वो कोई 15 मिनट की तगुदो के बाद होश में आ गया, मगर वो अब भी बहुत ज्यादा निढाल था। उठ जा अभी, बड़ी देर हो गई है, एक दिन बीच में से गुजर गया है। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली। हाथ पांव की हरकत से मैंने महसूस किया कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। उठ जा, तेरी नींद बहुत लंबी हो गई है। उसने मुझे गौर से देखा। कि तूने क्या कर दिया था मुझे? तू बिला आखिर मेरा दुश्मन ही निकला। मुझे भी नहीं छोड़ा तूने। तेरा वहम है यार। उठ, अब दरमियान से पूरा एक दिन निकल गया है और तू अभी तक बेहोश है। मुझे क्या हो गया था जिलानी? तू ऐसा सख्त हाथ मारता है आदमी पर। मुझे तो शायद नई जिंदगी मिली है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तेरा गला तो ठीक है ना? थूक निकल सकता है तू? हाँ, मगर दर्द बहुत है यहाँ। वो कलवंती क्या हुई? वो तेरे हाथ से बच गई। अब वो घर चली गई होगी। हमने उसे उधम सिंह के मकान पर छोड़ दिया था। उठ जा अब। तूने बहुत बुरा किया जिलानी। तुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों थी? तेरे लिए यही बेहतर था अभी। बहादुरी इसी में थी कि तू उसे माफ कर देता। और फिर कलवंती का तो कोई कसूर नहीं था यार। उठो अब, हमें बहुत देर हो गई है। चल यार, तेरा ये सितम भी देखना था मुझे। अब पता चला कि तू आदमी को कैसे बेहोश कर देता है। मैं कब तक बेहोश रहा हूँ? पूरा एक दिन गुजर गया, अब रात का आखिरी पहर है। चल घोड़ी पर बैठ। कि कहकर मैंने उसे अपने पीछे बिठाया और हम सोहल की तरफ चल दिए। अब किधर जा रहा है तू? सामने सोहल है और सुबह करीब है। मेरा ख्याल है कि हम वहाँ किसी होटल में जाके रहते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, ये बेहतर रहेगा। कोई अच्छा कस्बा है वो? अच्छा ही होगा। मैं भी पहली बार उधर जा रहा हूँ। सड़क पर उसके नाम का बोर्ड लिखा देखा था, वही देखकर कह रहा हूँ कि सामने सोहल है। चल भाई, तेरे इस हाथ को तो मैं हमेशा याद रखूंगा। तुझसे तो बहुत दूर रहना चाहिए आदमी को। देख, कहीं तू मुझसे नाराज तो नहीं है? ये बहुत ज़रूरी था अभी। आदमी की बहादुरी ये नहीं कि वो मरे को और मारे। जो गिरता नहीं उसे गिरा लो, मगर इससे आगे नहीं। ये मर्दानगी नहीं है। दुश्मन को भी जीने का हक है। वो तो मैंने देख ही लिया है। बहरहाल कलवंती हमें याद रखेगी कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। और जगत सिंह भी हमें कभी नहीं भुला सकता। मगर वो था बहुत ही नामर्द। पता नहीं वो मशहूर कैसे हो गया।
मेरा ख्याल है उसकी शोहरत में कलवंती का हाथ ज्यादा है, वरना वो ऐसा नहीं है। ये बात नहीं आबी, बल्कि मेरा ख्याल है वो साला मुतासब सिख है। हमारे वो किसी काम नहीं आया तो उसकी वजह यही थी। अच्छा, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आबी ने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। पहली बार उसे अपनी बेबसी याद आई।